गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं एग्ज़ाम की तैयारी में जुटे होंगे। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए हर रोज़ की तरह कक्षा 10वीं की सामाजिक विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग पार्ट इतिहास का अध्याय 5, जिसका नाम है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, इसके जितने भी मोस्ट आईएमपी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन सकते थे, जिसके अंदर मैंने सही विकल्प, सही जोड़ी, खाली स्थान, सत्य असत्य और एक शब्द या वाक्य में उत्तर, इन प्रश्नों को हमने इसमें समाहित किया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पर शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा आज का जो पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो कौन सा है। तो पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसके अंदर हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, मुद्रण की सबसे पहले तकनीकी कहाँ विकसित हुई। ठीक है, मुद्रण की सबसे पहली तकनीक कहाँ विकसित हुई थी। हमारे इसमें जो है ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं, 4 ऑप्शन। ठीक है, पहला ऑप्शन है भारत, श्रीलंका, वर्मा। बी नंबर ऑप्शन है इटली, जर्मनी, फ्रांस। सी नंबर ऑप्शन है चीन, जापान, कोरिया। और डी ऑप्शन है अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाता है सी नंबर वाला ऑप्शन, ये सही है। ठीक है, मतलब मुद्रण की सबसे पहली तकनीकी जो है वो चीन, जापान और कोरिया में विकसित हुई थी। मुद्रण का मतलब होता है छपाई, छापने। छापने की जो मशीन का विकास हुआ वो कहाँ हुआ था, चीन, जापान और कोरिया में। ठीक है, हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है। इसमें हमें ऑप्शन है, ए ऑप्शन है राजा राम मोहन राय को, बी ऑप्शन है इरास्मस को, सी ऑप्शन है जेम्स अगस्टस हिस्की को और डी ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी को। ठीक है, तो इसका जो सही नंबर वाला ऑप्शन है वो सी नंबर हो जाता है, यानी कि भारत में प्रेस का जो जनक है वो किसे कहा जाता है, जेम्स अगस्ट हिक्की को। ठीक है, इन्होंने जो है तो जो छापने की जो मशीन है प्रेस, उसको जो है तो जन्म इन्होंने ही दिया है, जेम्स अगस्टस हिक्की को। ठीक है, हिक्की ने। अगला है, हमारा अगला प्रश्न है, मार्टिन लूथर कौन था। इसमें ऑप्शन है, ए ऑप्शन है वैज्ञानिक, बी ऑप्शन है धर्म सुधारक, सी ऑप्शन है राष्ट्रवादी नेता और डी ऑप्शन है लेखक। ठीक है, तो इसका जो ये बी नंबर वाला ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, यानी मार्टिन लूथर जो है तो कौन था, एक धर्म सुधारक था। ठीक है, धर्म 4 हैं मुख्य रूप से, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई। ठीक है, इनको सुधारने का जो जिम्मा था वो मार्टिन लूथर के पास था। आगे देखते हैं, हमारा अगला जो प्रश्न है वो है 5वां नंबर का जो प्रश्न है वो है चौथे नंबर का, सॉरी, चौथे नंबर का हमारा जो प्रश्न है वो है, एक पैसिया किताबें बेचने वालों को कहा जाता है। एक पैसिया मतलब एक पैसे में जो किताब बेचते हैं उनको क्या कहा जाता है। हमारा ए ऑप्शन है जिल्द साज, बी ऑप्शन है फेरी वाला और सी ऑप्शन है बुक सेलर और डी ऑप्शन है चैपमैन। ठीक है, तो क्या कहा जाता है, तो इसमें जो है इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा चैपमैन। ठीक है, चैपमैन एक ऐसा व्यक्ति है जो एक पैसिया किताब बेचने का काम करता है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, इस्लामी कानून और शरिया के विद्वान को कहा जाता है। हमारे ऑप्शन है काजी, बी ऑप्शन है उलेमा, सी ऑप्शन है इमाम और डी नंबर का जो ऑप्शन है वो है खलीफा। ठीक है, तो क्या कहा जाता है, तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा उलेमा। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन है उलेमा। इस्लामी कानून और शरिया के विद्वान को उलेमा कहा जाता है। ठीक है,
हमारा 6 नंबर का जो प्रश्न है वो है, कौन सा धर्म सुधारक प्रोटेस्टेंट धर्म सुधारक के लिए उत्तरदायी था? ऑप्शन है ए, ऑप्शन है कॉल्विन, बी ऑप्शन है इरेस्मस, सी ऑप्शन है मार्टिन लूथर और डी ऑप्शन है जॉर्ज इलियट। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा मार्टिन लूथर। ठीक है, ये सी नंबर वाला ऑप्शन, यानी कि मार्टिन लूथर धर्म सुधारक प्रोटेस्टेंट धर्म सुधारक के लिए उत्तरदायी था। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा टोक्यो का पुराना नाम है? टोक्यो एक शहर है, उसका पुराना नाम क्या था? तो ए ऑप्शन है शिंटो, बी ऑप्शन है मोकोकू, सी ऑप्शन है सोकाकू और डी ऑप्शन है एडो। ठीक है, तो टोक्यो का जो पुराना नाम है वो डी नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, एडो। ये जो है तो टोक्यो का पुराना नाम है। ठीक है, हमारा जो अगला प्रश्न है, जो 8 नंबर का प्रश्न है, वो इस प्रकार से है कि चांद सूरज की गति, ज्वार भाटा के समय और लोगों के दैनिक जीवन से जुड़ी कई और जानकारियां देना वार्षिक प्रकाशन कहलाता है। ठीक है, तो कैसा प्रकाशन है? इसमें देखने को मिल रहा है ऑप्शन खगोल शास्त्र, ए ऑप्शन है खगोल शास्त्र, बी ऑप्शन है भूशास्त्र और सी ऑप्शन है पंचांग और डी ऑप्शन है भूगोल। ठीक है, तो इसका जो ये सी नंबर वाला ऑप्शन है ये सही हो जाता है, पंचांग। ठीक है, हमारा अगला है, भारत में सबसे पहले किस भाषा में पुस्तकें छपी थी? ठीक है, सबसे पहले जब भारत में पुस्तकें छपी तो वो किस भाषा में थी? तो यहाँ पे हमें ऑप्शन देखने को मिल रहा है। पहला ऑप्शन है मलयालम भाषा, यानी कि जो ये केरल की है। दूसरा है तेलुगु, जो ठीक है। तीसरा है सी नंबर ऑप्शन है तमिल और डी ऑप्शन है कोंकणी। ठीक है, तो इसका जो ये डी नंबर वाला ऑप्शन है वो सही हो जाता है, कोंकणी। भारत में सबसे पहले जो पुस्तकें छपी थी वो कोंकणी भाषा में छापी गई थी। हमारा अगला प्रश्न है कि केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? ए ऑप्शन है गांधी जी, बी ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक और सी ऑप्शन है बिपिन चंद्र पाल और डी ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो इसका जो ये डी नंबर वाला ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, ये वाला ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, केसरी समाचार पत्र का जो प्रकाशन है वो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। हमारा अगला प्रश्न है, 1876 में प्रकाशित अमर जीवन आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ऑप्शन ए है आशापूर्णा देवी, बी ऑप्शन है रस सुंदरी देवी, सी ऑप्शन है शिवाजी और डी ऑप्शन है कैलाश वासिनी देवी। ठीक है, तो इसका जो ये बी नंबर वाला ऑप्शन है ये सही हो जाएगा इसका, यानी कि जो है अमर जीवन आत्मकथा 1876 में किसने प्रकाशित की थी? तो रस सुंदरी देवी ने। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला जो लास्ट वस्तुनिष्ठ प्रश्न में सही विकल्प का जो लास्ट प्रश्न है वो है, छापाखाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है और इससे बन रही जनमत की आंधी से निरंकुशवाद उड़ जाएगा, किसने कहा था? ऑप्शन है ए ऑप्शन है मार्टिन लूथर, बी ऑप्शन है जोहान्स गुटेनबर्ग, सी ऑप्शन है लुई मर्सियर और डी ऑप्शन है इरास्मस। ठीक है, तो इसका जो ये सी नंबर वाला ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, यानी कि लुई मर्सियर। ठीक है फ्रेंड्स, अभी तक मैंने जितने भी आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताए हैं उन सभी के आंसर यहाँ पे आप जो है देख सकते हैं और एक तरह से आप अपना अवलोकन भी कर सकते हैं कि आपने ऊपर जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखे उनमें से आपका कौन सा वाला सही था, कौन सा वाला नहीं था, आप इससे मिलान कर सकते हैं। यहाँ पे उन सभी सही विकल्प प्रश्नों के आंसर रखे हुए हैं। हमारा जो अगला प्रश्न था वो है रिक्त स्थानों की पूर्ति। हमारा पहला प्रश्न है, गुलामगिरी के लेखक खाली स्थान थे।
गुलामगिरी के लेखक कौन थे? तो इसके जो लेखक थे वो थे ज्योतिबा फुले। कौन थे? ज्योतिबा फुले। ठीक है, गुलामगिरी पुस्तक के जो लेखक थे वो ज्योतिबा फुले थे। ठीक है, हमारा जो अगला प्रश्न है वो है पश्चिमी यूरोप के खाली स्थान दो देश जहां उपन्यास ने पहले जड़ें जमाई। ठीक है, तो इसका जो खालिस्तान का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? इंग्लैंड और फ्रांस। ठीक है, कहाँ हो जाएगा? इंग्लैंड और फ्रांस। ये जो जो है तो दो देश थे जिन्होंने जहां उपन्यास ने पहले जड़ें जमाई थी। उपन्यास जो है वो सबसे ज़्यादा इंग्लैंड और फ्रांस में जो है अपना विकास किया था। ठीक है, उसके बाद हमारा जो अगला प्रश्न है वो है लोकगीत का ऐतिहासिक आख्यान जिसे गाया या सुनाया जाता है खालिस्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो कथा गीत कहा जाता है उसे। क्या कहा जाता है? कथा गीत। ठीक है, जिसे गाया या सुनाया जाता है। उसके बाद हमारा अगला जो प्रश्न है 4 नंबर का वो है 1448 ईस्वी में गुटेनबर्ग ने खालिस्तान की पहली पुस्तक छापी। ठीक है, कौन सी पुस्तक छापी थी? तो वो बाइबिल की। खालिस्तान में हो जाएगा बाइबिल। बाइबिल। ठीक है, गुटेनबर्ग ने पहली पुस्तक कौन सी छापी थी? बाइबिल की। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 5 नंबर का प्रश्न है कि छपाई के लिए इबारत कंपोज करने वाला व्यक्ति खालिस्तान कहलाता है। क्या कहलाता है? कंपोजिटर। क्या कहलाता है वो? कंपोजिटर। कंपोजिटर कहलाता है। छपाई के लिए इबारत कंपोज करने वाला व्यक्ति कंपोजिटर कहलाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि एक लंबे अरसे तक मुद्रित सामग्री का सबसे बड़ा उत्पादक खालिस्तान राजतंत्र था। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है इसमें क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा चीनी। यहाँ पे आंसर रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, चीनी राजतंत्र था। ठीक है, मुद्रित सामग्री का सबसे बड़ा उत्पादक जो राजतंत्र था वो चीनी राजतंत्र था। फ्रेंड्स, अभी तक हमने आपको जितने भी खालिस्तान बताए हैं उन सभी खालिस्तानों के आंसर यहाँ पे आप देख सकते हैं और आप अपना जो भी खालिस्तान भरे हैं उसको आप यहाँ से मैच कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है सही जोड़ी मिलान कीजिए। इसमें ऑप्शन जैसे केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन, अमर जीवन, संवाद, कौमुदी, गीत गोविंद, बंगाल गजट का संपादन, रामचरितमानस का प्रकाशन, वंदे मातरम, गुलामगिरी, प्रेस कानून की पुनर्समीक्षा। ठीक है, तो इनका जो मिलान कहाँ होगा वो देख लेते हैं। जैसे हमारा पहला है केसरी समाचार पत्र का जो प्रकाशन है वो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। ठीक है, दूसरा है अमर जीवन जो है वो हो जाएगा सुंदरी देवी। तीसरा है संवाद कौमुदी, इसका हो जाएगा राजा राम मोहन राय जो ये समाज सुधारक भी थे। अगला है गीत गोविंद, हो जाएगा ये जयदेव, चौथा नंबर। तीस अगला है बंगाल गजट का संपादन 1780 में हुआ था। अगला है रामचरितमानस का प्रकाशन जो है वो कब हुआ था? 1810 में हुआ था। अगला है वंदे मातरम
की रचयिता जो है वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे। ठीक है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है गुलामगिरी, इसका मिलान कहाँ पे होगा? गुलामगिरी जो है इसका हो जाएगा ज्योतिबा फूले, 8 नंबर का ये है। अगला है प्रेस कानून की पुनर्समीक्षा। ठीक है, प्रेस कानून की पुनर्समीक्षा, तो इसका हो जाएगा यही वाला। ठीक है, सामने सामने ये हो जाएगा 9 नंबर का। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है सत्यासत्य लिखिए। सत्यासत्य, इसमें से पहला प्रश्न है मार्टिन लूथर एक धर्म सुधारक थे। सही बात है, वो धर्म सुधारक थे। मैंने शायद ये क्वेश्चन पहले भी क्लियर किया था। दूसरा प्रश्न है किसी धर्म का एक उप समूह संप्रदाय कहलाता है। ठीक है, तो सही है ये भी, किसी धर्म का एक उप समूह जो है वो संप्रदाय कहलाता है, तो सही है। अगला है मार्को पोलो नामक महान यात्री पुर्तगाल का रहने वाला था। नहीं, मार्को पोलो मोरक्को का रहने वाला था, पुर्तगाल का नहीं था। ठीक है, पुर्तगाल का नहीं था, मोरक्को का निवासी था मार्को पोलो। अगला है चर्म पत्र या जानवरों के चमड़े से बना लेखन की सतह को प्लाटेन कहते हैं। ठीक है, तो ये गलत है, उसको प्लाटेन नहीं कहते हैं। अगला है मुद्रण की सबसे पहली तकनीक चीन में विकसित हुई थी। ये भी क्वेश्चन मैंने ऊपर क्लियर किया है, सही बात है। मुद्रण की यानी छापने की जो तकनीकी का विकास हुआ वो सबसे पहले चीन में ही हुआ था। अगला जो है गुटेनबर्ग के पिता शिक्षक थे। नहीं, ये भी गलत है। उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए, जिसमें से पहला प्रश्न है इंग्लैंड में सस्ती किताबों को किस नाम से जाना जाता था? ठीक है, तो पेनी चैप बुक्स, पेनी चैप बुक्स के नाम से जाना जाता था इंग्लैंड में, जो सस्ती किताबें हुआ करती थी। उसके बाद जो दूसरा प्रश्न है वो किताबों का सुलेखन करने वाले लोग दक्ष सुलेखक होते थे। ठीक है, तो कौन कहलाते थे वो? खुसन वीसी। क्या कहलाते थे? खुसन वीसी, खुसन वीसी। ठीक है, जो अच्छे से जो है तो सुलेख करते थे, जो अच्छा लिखते थे, उसको खुसन वीसी कहते थे। अगला है इस्लामी कानून और शरिया के विद्वान को क्या कहते थे? उलेमा। इसको भी मैंने क्लियर किया है अभी, शायद ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में। उलेमा कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? उलेमा। उसके बाद हमारा जो अगला प्रश्न है उसको देखते हैं। फ्रांस में प्रचलित सस्ते कागज पर छपी एवं नीली जिल्द में बंधी छोटी किताबें कहलाती हैं। क्या कहलाती थी? बिब्लियोथिक ब्लू। ठीक है, क्या कहलाते थे? बिब्लियोथिक ब्लू। ठीक है, बिब्लियोथिक ब्लू कहलाती थी। ठीक है, अगला देखते हैं। 1897 ईस्वी में बाल पुस्तकें छपने के लिए प्रेस किस देश में स्थापित हुआ था? तो कहाँ हुआ था वो? फ्रांस में हुआ था, फ्रांस में। ठीक है, हमारा अगला जो प्रश्न है वो है असम का लोकप्रिय गीत ओ मोर अपुनर देश को किसने लिखा था? तो इसको लिखा था लक्ष्मी नाथ बेजबरुआ। लक्ष्मी नाथ बेज
बरुआ, बरुआ। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे आज के बताए गए जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे वो सब अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिले। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।